जय हिंद दोस्तों। आज आपने देखा यूपीएससी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया हुआ है डीडी न्यूज यूट्यूब चैनल पर। अजय कुमार जी यूपीएससी के चेयरमैन हैं और ये 100 ईयर में प्रवेश कर रही है यूपीएससी, तभी ये नया पहला इंटरव्यू है और इसमें कई क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनका जवाब, उनके द्वारा कहे गए जो भी वक्तव्य हैं, उनके द्वारा जो बातें कही गई उनका क्या मतलब है और वह कैसे आपको हेल्प कर सकती हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख सकते हैं, अन्यथा मैं यहाँ समराइज करके आपको चीजें क्लियर करना चाहूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो उन्होंने अपनी तरफ से जो बातें बताई, उनमें से पहली बात बताई कि जो लगभग 80% लोग यूपीएससी में आते हैं, जो क्रैक करते हैं यूपीएससी फाइनली, वह टियर 2 और टियर 3 से आते हैं। मतलब 80% लोग बड़े शहरों से नहीं आते, लगभग 80-90% उन्होंने बताया, मतलब इतने लोग। तो आपको एक बात तो खुश हो जानी चाहिए कि भैया हम अगर गांव या छोटे शहरों से आ रहे हैं तो हमारे लिए अभी ऑप्शन बढ़िया से हैं, क्योंकि अधिकतर लोग वहां से आ रहे हैं। लेकिन आपको ये भी मानना चाहिए कि टियर 1 में कितने ही शहर आते होंगे। टियर 1 मतलब फर्स्ट क्लास वाले, तो उसमें तो गिने चुने ही शहर है ना, बाकी सब तो टियर 2 टियर 3 है ही। और वैसे भी अगर बात करें, जो टियर 1 में रह रहे हैं तो हो सकता है उनका आवाज जो है वह तो अभी गांव वाला ही है, वह टियर 2 टियर 3 में ही है। तो आवाज के तौर पर देखें तो अभी वह टियर 2 टियर 3 में ही काउंट हो गए, लेकिन वह पढ़ शायद टियर 1 में रहे हों। लेकिन फिर भी आपके लिए एक पॉजिटिव वाइब है कि भाई लगभग 80% लोग अभी टियर 2 टियर 3 शहरों से ही आते हैं। दूसरा, उन्होंने अपनी तरफ से बातें की, बात को क्वेश्चंस पूछे गए, तो उन्होंने कहा ऐसा एग्जाम है यूपीएससी जहाँ चीटिंग नहीं होती है, आप चीटिंग नहीं कर सकते, स्ट्रिक्ट एक्शन होता है चीटिंग करने पर। तो चीटिंग वाला मामला जो है उन्होंने पहले ही बता दिया, क्योंकि कई मुद्दे चल रहे हैं। आगे भी एक व्यक्ति ने क्वेश्चन पूछा तो उसमें भी उन्होंने बताया, पूजा खेलकर वाला जो मामला था उसके बारे में भी। तो ये 2-3 बातें उन्होंने अपनी तरफ से बताई कि ये इतना बड़ी संस्था है, वो सब चीजें आप जाकर देख सकते हैं। मेन है क्वेश्चन क्या पूछे गए, क्वेश्चन के जवाब उन्होंने क्या दिए। लगभग 1 घंटे का वीडियो है, आप जाकर देख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन पूछा गया, सर कट ऑफ डेट, जैसे एज होता है ना कि 1 अगस्त तक आप इतने ईयर के हो जाने चाहिए, तो उन्होंने कहा कि कुछ एग्जाम ऐसे हैं जिनमें 1 अगस्त तक की डेट है, कुछ एग्जाम है जिसमें 1 जनवरी की भी डेट है। वह हमारे बहुत पहले से अच्छी तरीके से एनालिसिस करने के बाद ये बताया गया है, तो इसमें अभी ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम कब से शुरू होके कब खत्म होता है, तो यूपीएससी का एग्जाम लगभग मई की तरफ खत्म होता है, मई जून में। तो हमने 1 अगस्त उसका एज बता रखा है, तो उसका आंसर इन्होंने ये दिया। फिर दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया, सर सीसेट की प्रॉब्लम, जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वह सिलेक्ट नहीं हो पा रहे और जो मैथमेटिक्स के बच्चे हैं बस सिलेक्ट हो जाते हैं आसानी से। तो इन्होंने बताया कि ह्यूमैनिटीज और मैथमेटिक्स का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पहली बात तो यहाँ केवल 27 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, ठीक है, 33% ही नंबर लाने हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बताया यहाँ 3 चीजें हैं, मैथ, रीजनिंग है, कॉम्प्रहेंशन है। तो अगर आप मैथ में ठीक नहीं भी हैं तो रीजनिंग और कॉम्प्रहेंशन के इतने क्वेश्चन उसमें होते हैं कि आप उनको सही करके सीसेट को क्वालिफाई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने गलत नहीं बोला, सही बोला। लेकिन फिर वही बात है कि मैथ वालों को थोड़ा एडवांटेज तो होता ही है। अब वह चेयरमैन है यूपीएससी के, वो ये नहीं मानेंगे कि हाँ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैथ के कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मैथ वालों से ही नहीं होते। तो इससे बढ़िया 80 में से मान लो भैया 75 पे ही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो भूतो भविष्य कोई कर ही नहीं पाएगा 2 घंटे के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने ये बताया कि अगर आप मैथ बैकग्राउंड के नहीं है तो भाई थोड़ा सा रीजनिंग और सी सेट में जो कॉम्प्रहेंशन है उस पर फोकस करके चीजें निकाल सकते हैं, यहाँ कोई भेदभाव नहीं हो रहा है, क्लियर कट बात बताई गई है। मैं वही बता रहा हूँ जो उनके द्वारा चीजें बताई गई हैं, वही क्रक्स आपको हिंदी में समझाया दे रहा हूँ कम समय में। एक क्वेश्चन आया कि सर आंसर शीट क्यों नहीं दिखाते आप, क्योंकि आप जानते हैं प्रीलिम्स हो जाता है, उसके बाद एक लिस्ट आती है, उसमें कुछ रोल नंबर्स होते हैं, वो मेंस के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। ये नहीं बताया जाता कि किस प्रश्न का आंसर क्या सही था। 1 वर्ष के बाद आंसर शीट आती है, तब हमें पता चलता है भैया हमारे कितने नंबर थे, किसमें कितने थे, क्या सही था क्या गलत था। मान लो कट ऑफ, कट ऑफ भी लास्ट में ही बताते हैं ना, 1 साल के बाद कट ऑफ कितनी गई, तो बताया 89 गई। अब हमारे तो 20 ही नंबर आए थे, अगर मुझे पता चलता भाई मैं इतना खराब
अटेम्प्ट लेकर आया हूँ तो मैं यहाँ तैयारी नहीं करता, मैं अपना कुछ और देख लेता, क्योंकि मुझे पता था ये मेरी औकात से बाहर है। और अगर मान लो मेरे स्टार्टिंग में ही पता चल जाता 88 है, कट ऑफ 89 है, तो मैं थोड़ा और मेहनत कर लेता। मुझे पता चल जाता कि इकोनॉमी में चीजें गड़बड़ है, तो इकोनॉमी में फोकस कर लेता। तो आप तुरंत क्यों नहीं आंसर शीट देते हैं? तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आंसर उन्होंने मतलब गोल मोल घुमा के चीजें बता दी कि मैंने मतलब यूपीएससी ने एक पोर्टल दिया है, उसमें कोई क्वेश्चन आपको गलत लग रहा है, कोई क्वेश्चन का आंसर दूसरा लग रहा है, तीसरा लग रहा है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, उसका आप इनपुट दे दें उस पोर्टल पे। उसके बाद हम लोग उसका रिव्यू करते हैं, रिव्यू करने के बाद आंसर शीट चेक होती है, फिर आंसर शीट को चेंज किया जाता है अगर आपके अनुसार उसमें कुछ चेंजेस करने होते हैं। अगर मुझे लगता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर 2 है, या ऐसा लगता है क्वेश्चन का आंसर कुछ भिन्न है, तो उसको हटा दिया जाता है। पिछले साल 2 या 3 क्वेश्चन हटाए गए, हालांकि इस बार तो बेहतर है, मतलब 90% चीजें बेहतर ही रहती है, 99% बेहतर ही रहती है, ऐसा सब बताया। फिर उन्होंने कहा एक सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग भी चीजें हो रही है, तो हम बता नहीं सकते अभी, ठीक है। फिर मतलब गोल मोल घुमा दिया। आगे चलते हैं। सर ओमार सीट नॉट शेयर भाई, ओमार सीट नहीं शेयर की जाती। हमने क्या टिक किया था, आपने क्या सही माना? अगर मुझे ओमार सीट बता दी जाए कि आपने ए टिक किया था पहले का, लेकिन बी है, दूसरे का आपने सी टिक किया था लेकिन बी है, तीसरे का आपने बी से टिक किया था लेकिन डी है, तो मुझे पता चल जाएगा कि अच्छा अच्छा मेरे इतने गलत थे, इतने सही थे। कट ऑफ 89 गई है, मेरे 77 आए हैं कटपीट के, इसलिए मेरा नहीं हुआ। मुझे क्लियर पता चल जाएगा मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरा ओमार सीट शेयर हो जाएगी, तो मुझे ये तो पता रहेगा कि हाँ फेयर तरीके से चीजें हुई हैं। तो वहां भी उन्होंने गोलमोल करके सब कह दिया कि हम आंसर लेते हैं, आंसर लेने के बाद यहाँ पोर्टल से फिर उसको रिव्यू किया जाता है, फिर आंसर सीट तैयार होती है, फिर चेक होती है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया है, ठीक है। पूरा जो सेशन है वो आप जाकर देख सकते हैं, टेलीग्राम पे मैं लिंक शेयर कर दूंगा। पूछा गया सर ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ कहा जा रहा है हट जाएगा, कई राज्यों में आयोग ने हटा दिया है, तो ऑप्शनल सब्जेक्ट का क्या मैटर है? तो पहले तो उन्होंने बता दिया हटेगा नहीं, कंटिन्यू रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट क्यों है? तो उन्होंने कहा ऑप्शनल सब्जेक्ट का मतलब है कि लड़का एक सब्जेक्ट में क्या अपनी कमांड बना पा रहा है कुछ महीनों में तैयारी करके। अगर हाँ बना ले रहा है तो वह किसी भी सब्जेक्ट पे, किसी भी सब्जेक्ट का मतलब जैसे मान लो उसे एग्रीकल्चर उसमें दे दिया गया डिपार्टमेंट में, तो वह एग्रीकल्चर को समझ लेगा अच्छे से, क्यों? क्योंकि वह किसी एक सब्जेक्ट पे मेहनत करके उसको समझ के अच्छे नंबर लेकर आया है। तो ये बढ़िया बात है, क्योंकि आपको किसी एक क्षेत्र में जाकर काम दिया जा सकता है। मान लो खेल में दे दिया गया कि खेल मंत्रालय में आपको कुछ काम दे दिया गया, तो अगर आप एक सब्जेक्ट पे मेहनत करके उसे अच्छा बना लेते हो, तो आप इस खेल मंत्रालय में जाकर कुछ महीने में वहां की चीजें सीख कर उसे भी अच्छा बना लोगे। तो ये बढ़िया चीज बताई, और ऑप्शनल हटेगा नहीं, और बढ़िया भी है ऑप्शनल का, ये उद्देश्य जो है वह ठीक है। फिर पूछा गया एज और अटेम्प्ट रिडक्शन, जिसके बारे में मैंने कल वीडियो बनाया था, एक व्यक्ति ने इस बारे में बात की थी, तो उन्होंने कहा अभी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे आप निश्चिंत हो जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है, ना एज कम होगा ना अटेम्प्ट कम होंगे अभी फिलहाल में। तो ये जो कल का वीडियो था मैं वहां बता भी दूं, मैं वहां भी बता रहा था कि शायद अफवाह हो सकती है, शायद चर्चा में रहने के लिए कोई व्यक्ति बोल देता है, लेकिन बड़े व्यक्ति ने कहा था तो वीडियो बनाना आवश्यक था। तो अभी ऐसा कुछ नहीं है, कोई एज रिलैक्सेशन नहीं होगा, कोई एज रिडक्शन, एज कम नहीं होगी। अटेम्प्ट 2 और 4 वाला मैटर जो है वो खत्म हो गया, उसकी सेंस क्लियर कर दिया गया उसको, ठीक है। अगला पूछा गया सर आप अर्बन और रूरल में समानता नहीं है, क्यों? क्योंकि अर्बन का लड़का जो है वह कॉन्वेंट से पढ़कर आ रहा है, उसके पास हो सकता है बढ़िया रिसोर्सेज हो, उसके पास चीजें हैं। रूरल के बच्चे को तो 21 साल में पता ही चल पाता है यूपीएससी जैसा कुछ है, तो यहाँ पे समानता कहाँ है? तो उन्होंने कहा ये जो कॉपी चेक होती है उसमें कहीं रूरल और अर्बन नहीं लिखा होता है, वहां तो कॉपी आती है, उसके बेस पे हम उसको चेक करते हैं, समानता है उस पे, हमें नहीं पता वो रूरल का है कि अर्बन का है, हम तो कॉपी देखकर चीजें बताते हैं, ऐसा कहने का उनका तात्पर्य है। और समानता है, अर्बन का हो रूरल का हो कहीं का भी, हमें तो समान चीजें रखनी है, हम तो समानता की बात करते हैं। लेकिन उनको ये पता होना चाहिए कि समानता का मतलब यहाँ समता से है, समानता का मतलब है यहाँ लाइन पे है तो कोई यहाँ भी है तो उसे भी यहाँ तक लाओ, कोई यहाँ है उसे भी यहाँ तक लाओ, कोई यहाँ है तो उसे तो यहाँ रहने ही दो। तो रूरल और अर्बन जो है ना, उसे समानता का मतलब
संविधान में अलग तरीके की समानता की बात है, जहाँ महिलाओं और अलग-अलग वर्ग के लोगों के लिए अलग-अलग चीज़ें कही गई हैं। तो समानता का मतलब वहाँ नहीं, जो अधिकतर चीज़ें समझी जाती हैं, तो आप समझते हैं, ठीक है। कोचिंग के लिए कहा तो कोचिंग अनिवार्य नहीं है, उन्होंने कह दिया। हम भी कहते हैं कोचिंग अनिवार्य नहीं है, बहुत लोग कहा सेल्फ स्टडी से निकाल रहे हैं, गाँव के लोग भी हैं उसमें। मैंने भी कहा, एक वीडियो मैंने बनाया है सेल्फ स्टडी का काला सच, जो थोड़ा देख लो जाके, उसमें समझ में आ जाएगा कोचिंग कितना अनिवार्य है, कितनी नहीं। और जितने लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, क्या वह सेल्फ स्टडी से निकाल रहे हैं, उसकी सच्चाई वहाँ बढ़िया से मैंने उजागर कर दी है, तो वहाँ आप जाकर बढ़िया से मज़े ले सकते हैं। फिर उन्होंने कहा रिफ़ॉर्म, तो उन्होंने कहा समय के साथ रिफ़ॉर्म आवश्यक। दुनिया इतनी तेज़ी से बढ़ रही है, तो यूपीएससी में भी रिफ़ॉर्म हो रहे हैं और होते रहेंगे। जैसे हमने पोर्टल वगैरह बनाए, ऐप वगैरह बनाया, डिजिटल तरीके से चीज़ें ला रहे हैं, और भी सब कुछ एग्ज़ाम प्रोसेस और सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मतलब डिजिटली ज़्यादातर चीज़ें उन्होंने बताई। डिजी लॉकर का उपयोग कर रहे हैं, प्रतिभा सेतु भी बनाया है। तो हम रिफ़ॉर्म तो कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि समय के साथ चीज़ें बदलनी तो चाहिए ही। फिर वही पूजा केलकर वाला मामला और चीटिंग वाला मामला, तो उन्होंने पूरा अच्छे से जवाब नहीं दिया, बल्कि ये कहा कि ज़ीरो टॉलरेंस चल रहा है, और कोई ऐसा करता है तो क्रिमिनल एफआईआर होती है, हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, टेक्नोलॉजी का भी यूज़ कर रहे हैं, जिससे ये लोग अलग-अलग टाइप के जो चीज़ें हैं वह ना कर सकें, चीटिंग ना कर सकें, इसके बारे में उन्होंने बात कही। शिकायत हेल्प डेस्क, तो उन्होंने कहा हम इसमें भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, हमें पता चला है कि कुछ समस्याएँ आ रही हैं, तो इम्प्रूवमेंट जारी है। हाँ, जो मैंने 12 ईयर्स इसे लिख दिया, इसमें 12 मंथ्स है, ठीक है। उन्होंने कहा जो हेल्प डेस्क कुछ समय के लिए खुला होता था, हम कोशिश कर रहे हैं अब 12 महीने खुला रहे, और किसी भी कैंडिडेट, किसी भी एस्पिरेंट को कुछ भी कभी भी पूछना हो 12 महीने में, तो वह 12 महीने में कभी भी पूछ सकता है। अभी वह कुछ समय के लिए ओपन होता है, तो इसको कंटिन्यू करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। किसी एक एस्पिरेंट ने उनकी जर्नी पूछ ली भाई, कि आप जर्नी, आपकी प्रिपरेशन, आप जब चेयरमैन बने, आप भी यूपीएससी निकाल कर आए, तो उन्होंने अपनी बताया कि हमारे समय में 26 साल तक की एज हुआ करती थी, और बहुत से सजेशन दिए कि आप ऐसा करो, वैसा करो, टाइम मैनेजमेंट करो, अच्छी-अच्छी बातें बताई, ठीक है। बढ़िया बातें बताई, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं, और वही बातें जो सब बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह। मेंस की कॉपी इवैल्यूएट कैसे होती है? क्योंकि किसी का हिंदी ऑप्शनल है, किसी का हिस्ट्री ऑप्शनल है, किसी का जियोग्राफी ऑप्शनल है, किसी का कोई और ऑप्शनल है, मैथ ऑप्शनल है, फिजिक्स ऑप्शनल है। तो आप इनमें कैसे चीज़ें एक लाइन पे लाते हो? मतलब अलग-अलग ऑप्शनल है, अलग-अलग व्यक्ति चेक करते होंगे, अलग-अलग तरीके से नंबर देते होंगे। तो उन्होंने बताया हमारे पास कुछ एक्सपर्ट हैं, कुछ रिव्यू करते हैं, और वो सब चीज़ें करके बहुत अच्छे से हम इवैल्यूएट कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सब बढ़िया चल रहा है। फिर किसी ने कहा सर जो प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन ड्रॉप कर दिए जाते हैं आफ्टर एग्जाम, जैसे कि आपने कुछ साल पहले देखा 3 क्वेश्चंस को हटा दिया गया कि भाई ये गलत है। तो उसपे भी उन्होंने वही सब बताया कि कभी-कभी आप जो एग्जाम के बाद पोर्टल ओपन होता है, आप अपनी बातें बताते हैं, हमें लगता है कि कहीं पे क्वेश्चन में कुछ गलत चीज़ें हो गई हैं, तो हम उसे हटा देते हैं, जिससे सबके लिए समानता बन जाए, सबके लिए वह एक तरीके से इक्वली आ जाए। तो उन्होंने ऐसी बातें कहकर चीज़ें बता दी। फिर एक ने पूछा सर यूपीएससी की क्या है, मतलब सजेशंस, वही कि सेल्फ स्टडी कैसे करें, वही सब टाइम मैनेजमेंट, फिर वही बात बताई। इंटरव्यू में क्या बैकग्राउंड से फ़र्क पड़ता है? कोई रूरल का आदमी है, कोई अर्बन का आदमी है, कोई इंग्लिश मीडियम का है, कोई हिंदी मीडियम का है, कोई तमिल मीडियम का है, क्या इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है? तो उन्होंने कहा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वहाँ आप चाहे किसी भी बैकग्राउंड से हो, हिंदी, इंग्लिश, फ़ेल, पास जो भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई आपका राज्य हो, कोई भी शहर हो, कोई भी नाम हो, धर्म हो, मतलब कोई बैकग्राउंड से इंटरव्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सीधी एक बात। फिर एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया, सर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को हेल्प होती है? क्या ऐसा है? क्योंकि अधिकतर हम लोग देखते हैं तो इंजीनियर ही वहाँ कोई ना कोई एमबीबीएस किया हुआ ज़्यादा लोग सिलेक्ट होते हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई जो कॉपी आती है हमारे पास उसमें कहीं इंजीनियर नहीं लिखा होता है, कोई एमबीबीएस है नहीं लिखा होता है। हमें कॉपी मिलती है, हम उसको इवैल्यूएट करते हैं, और मज़े की बात जो है इंजीनियर भी ह्यूमैनिटीज़ से ज़्यादा आते हैं, वो मैथ और फिजिक्स, साइंस लेकर नहीं आते हैं, उनका भी ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड होता है। बैकग्राउंड मैंने बोल दिया ऑप्शनल होता है। ज़्यादातर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, वह भी ह्यूमैनिटीज़ से पढ़कर पास कर रहे हैं, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का कोई हेल्प नहीं होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंजीनियर वाला है तो उसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर सेशन जो पहला हुआ है ये टाइम टू टाइम होता रहेगा, तो उन्होंने कहा हाँ,
अवश्य होता रहेगा। ये पहला सेशन है, 99 वर्ष कंप्लीट हुए हैं और फिर ऐसे आगे भी सेशन होते रहेंगे। फिर मैसेज टू ऑल बता दिया सबको कि क्या करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, यूपीएससी ही क्यों, वो सब चीज़ें। बाकी आप जाकर पूरा वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है मैंने जो चीज़ें हैं पूरी 1 घंटे की बात को कुछ मिनट में समराइज़ करने की कोशिश की है, लेकिन वही बात है कि पूरी बात तो आपको सच्चाई वहीं पता चलेगी, जो उनके मुखारबिंदु से स्फुटित हुई है। बाकी आप कमेंट, लाइक, शेयर कर सकते हैं, चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।